हेलो एवरीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस की नेक्स्ट सीरीज में जो अभी हमने पहले लाइव सीरीज की थी यूनिट 1 को लेकर के, आज हम ऑफलाइन मोड पे इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड को लेकर के। ये वीडियो ना ऑडियो की तरह भी आपके लिए काम करने वाली है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपने कान में ईयरफोन लगाया है और केवल आप सुन भी रहे हैं ना, तो सुनने से भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर देख रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आपके सामने सोल्यूशंस लिखे हुए मिलेंगे और उनको यहां पर एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। सो हम शुरू करते हैं यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। इससे पहले यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर जो सेशन 1 है वो है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनारियो एंड गोल सीक। पहला क्वेश्चन जो लगता है कि हमें इंपॉर्टेंट हो सकता है सेशन 1 से, वो है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कंसोलिडेशन, गिव एन एग्जांपल। डेटा कंसोलिडेशन क्या है? तो यहां पर एक छोटी सी 3 लाइन की डेफिनेशन है। डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर एक एग्जांपल के लिए हमने कुछ कंटेंट भी रखा है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास में एक कैल्क की जो फाइल है और उसमें 3 वर्कशीट हैं। शीट 1 पे आपने कुछ डेटा डाल के रखा है, शीट 2 में आपने कुछ डेटा डाल के रखा है। जैसे सामने ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये शीट 2019 नाम की एक शीट है जिस पर आपने इस तरीके से डेटा डाल के रखा है। ऐसे ही शीट 2020 करके भी एक शीट है, उस पर भी आपने डेटा डाल के रखा है। फिर आपने एक मास्टर शीट बनाई जिसके अंदर आपने क्या किया कि शीट 2019 का डेटा प्लस शीट 2020 का डेटा, इन दोनों का डेटा मर्ज करके आपने एक जगह कैलकुलेट किया। अब ये जो कैलकुलेशन हुई ये कंसोलिडेशन की हेल्प से हुई। ये कंसोलिडेशन ऑप्शन है जहां पर आपने बताया कि भाई कौन कौन सी रेंज है। ये पहली शीट की रेंज है, ये दूसरी शीट की रेंज है, और उसके बाद में आपने जो थर्ड यानी कि जो आपको मास्टर शीट पर आपको कंसोलिडेट करना था, आपने उस सेल पर क्लिक किया, रो लेबल कॉलम लेबल लगाए, और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो कंप्लीट दोनों शीट का डेटा मर्ज होके, यानी एक फंक्शन है लाइक यहाँ पर यहाँ लिखा है सम फंक्शन, तो टोटल करके आ गया। एवरेज होगा तो एवरेज करके आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। तो अब जो डेफिनेशन लिखी है इसका डेफिनेशन का मीनिंग अब समझते हैं। डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। आपके अलग अलग जो सेपरेट वर्कशीट पर डेटा है उसको एक मास्टर वर्कशीट डेटा पर लेकर आता है आपके किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड्स, द डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट्स। यानी सीरीज का मतलब रेंज से है। मैक्सिमम जो हम काम करते हैं वो रेंज पर काम करने वाले होते हैं। एक से ज्यादा सेल जब सेलेक्ट होते हैं तो वो एक रेंज बन जाती है। तो उस रेंज का डेटा, डिफरेंट डिफरेंट रेंज का डेटा आप एक अलग रेंज पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, अलग सेल पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। और ज्यादा प्रैक्टिकली आपको ये वीडियो समझना है तो फुल एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर ये लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी और आपको कंप्लीट बिल्कुल एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रैक्टिकल्स के साथ में समझने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय सब टोटल। एक एग्जांपल देना है। सब टोटल क्या होता है? तो सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस दिस फंक्शन हैज अ ग्राफिकल इंटरफेस, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम डेटा मेन्यू। तो ये डेटा मेन्यू के अंदर आपको सब टोटल ऑप्शन मिलेगा, जिसे यहाँ पर ये डेटा है और ये सब टोटल लिखा है। तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल देखना है तो ये एक शीट है जिस पर आपने डेट, आइटम, सेलर और क्वांटिटी डाल के रखी है, और मान लीजिए आपने इस पर सब टोटल फंक्शन लगाया। तो पहला ग्रुप आपने क्वांटिटी का लगाया और क्वांटिटी भी आप सम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए क्या किया इसने, एक फिल्टर लगा करके कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ पे दीपक एंटरप्राइजेस से कितना सामान खरीदा गया, रवि कम्युनिकेशन से कितना खरीदा गया, टेक्नो कम्युनिकेशन से कितना खरीदा गया, अलग अलग, यानी कैटेगरी वाइज आपको सब टोटल क्रिएट करना है। यानी कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें आपको कैटेगराइजेशन चाहिए तब आप सब टोटल का यूज करते हैं। तो डेफिनेशन यहां पर ऐसे पूरी होती है, सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज दिस फंक्शन विजार्ड। तो सब टोटल क्या कर रहा है? टोटल कर रहा है या ऐड कर रहा है डेटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड लेबल्स फॉर कॉलम्स। यानी आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग आपके डेटा को कैटेगराइज्ड करके टोटल करके आपको दे रहा है। तो ये काम है सब टोटल फंक्शन का। प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? तो उसके लिए यहां पर ये लिंक है, आप उस वीडियो की हेल्प से उस प्रैक्टिकल को देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल हमने कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इफ एंड सिनेरियो ऑप्शन। तो सिनेरियो आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन, ईच सिनेरियो इज नेम्ड। यहां पे सिनेरियो का मतलब सीन से भी है कि यार ऐसा हो तो क्या होगा, जैसे नाम दिया ना व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ हिंदी का मतलब भी यही है कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा। अगर मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे
सामने वाला पर्सन मुझसे 500 रुपये ले रहा है, मेरे दोस्त ने कहा यार मेरे को 500 रुपये दे दे और मैं आपको 3 दिन बाद पैसे लौटा दूंगा और मैं तेरे को 510 रुपये दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 500 रुपीज मुझसे लिए और 3 दिन का टाइम लिया और उसने 10 रुपीज मुझे प्लस करके उसमें दे दिए। तो अब ये एक सिनारियो है, अगर यही अमाउंट 1000 रुपये होता तो क्या होता, तो फिर वो 1020 रुपये देता। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशन पर क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं उन्हें हम सिनारियो की कंडीशंस कहते हैं, व्हाट इफ कहते हैं। A scenario is essentially a saved set of cell values for your calculations. You can easily switch between these sets using the navigator or a drop down list which can be shown beside the changing cells. तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल लिया कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है, तो ये इसका एक बना दिया कि भाई 20,000 पे एक सिनारियो है। उसके बाद में कुछ और अमाउंट लिया, फिर एक और सिनारियो बना दिया और आप इस तरीके से सिनारियो बना के सेव करते चले गए। और जब आपके ये सिनारियो बन गए तो ऐसा राउंड एक बॉक्सेस बन गया और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट पे क्लिक करके 1 बाय 1, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ST3 बनाया सिनारियो, तो उससे पहले ST1 ST2 बनाए होंगे, तो ST1 पे जाना है तो ST1 के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेशन आएगी, ST2 के अकॉर्डिंग क्या आएगी, ST3 के अकॉर्डिंग क्या आएगी। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आपकी आउटपुट को सेव करके रखता है सिनारियो। प्रैक्टिकल देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोल सीक। तो यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू। बाय कॉन्ट्रास्ट यूजिंग गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल मेन्यू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। तो व्हाट इफ के अंदर क्या हो रहा था, हमने अलग अलग कैलकुलेशन करी अलग अलग कंडीशंस डाल के और उनको सेव करते चले गए, लेकिन गोल सीक में हम सेव नहीं कर रहे। जैसे यहाँ एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला और टाइम पीरियड डाला, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 40 रुपीज। तो अगर मान लीजिए मुझे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मुझे अगर 12,500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो फिर मुझे उसके लिए कितना प्रिंसिपल अमाउंट डालना पड़ेगा, तो उसके लिए गोल सीक काम करता है। तो यहां पे गोल सीक क्या कर रहा है, आपकी डिजायर्ड आउटपुट के लिए इनपुट क्या होनी चाहिए किसी एक सिंगल सेल को लेकर के, वो चेंज करके आपको आंसर दे देगा गोल सीक। दोबारा समझिए, गोल सीक का काम क्या है, किसी आपने एक कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बनाया पूरा कि भाई ये प्रिंसिपल अमाउंट डालिए, ये रेट डालिए, ये टाइम डालिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना बनता है। तो अब उसने एक एग्जांपल पे दिया कि 1000 रुपये 4% के हिसाब से एक साल पे 40 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन अगर आपने कहा कि भाई यहाँ पे अगर मुझे 200 रुपये ब्याज चाहिए तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो अब 200 रुपये ब्याज चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, यानी कि ये आउटपुट चेंज हो जाए और ये आउटपुट चेंज होने के बाद में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस सिंगल सेल पर। तो जब सिंगल की बात होगी तो गोल सीक का हम यूज करेंगे, ऐसे में गोल सीक हमारे काम आता है। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वर। सॉल्वर गोल सीक से थोड़ा आगे एडवांस आ जाता है। सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर एलेबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। ये गोल सीक से थोड़ा बढ़ गया। गोल सीक में केवल एक सिंगल सेल पर आउटपुट चेंज हो रही थी, तो यहां द डिफरेंस इज द सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। तो यहां पर एक से ज्यादा आप आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट सेल क्या है, तो वो आप यहाँ सेट कर दीजिए। आपको क्या वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, और उसको चेंज किस सेल के साथ करना है वो कर सकते हैं। और अलग अलग कंडीशन भी आप यहाँ लगा सकते हैं कि ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। तो अलग अलग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग भी आप आउटपुट को गेट कर सकते हैं। जबकि गोल सीक में क्या था, सिंगल वेरिएबल के साथ में था, सिंगल सेल के साथ चेंजिंग थी। यहाँ पर मल्टीपल जो है वेरिएबल्स के साथ में आप काम करके अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो बिल्कुल गोल सीक सोल्वर की तरह ही काम करता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सिंगल पे काम करता है, ये मल्टीपल पे काम करता है। सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर एलेबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। द डिफरेंस इज द सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस, और इसमें बहुत सारी इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के साथ में। तो ये है हमारा सॉल्वर। प्रैक्टिकल देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सेशन 2 पर आते हैं, ये है लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। हाउ कैन यू इंसर्ट न्यू शीट। तो नई शीट ऐड करना है तो सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पर इस तरीके से हमें कैल्क में शीट नजर आती हैं, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं या सिंगल क्लिक कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट मेन्यू में भी शीट ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो जब आप इंसर्ट पे शीट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे पूछेगा बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट। बिफोर का मतलब है पहले लगाना है, आफ्टर का मतलब बाद में लगाना है। एक नई शीट लगानी है, और नई शीट भी कितनी लगानी है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज भी दे सकते हैं। एक शीट लगानी है उसका क्या नाम देना है वो भी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन है नई शीट ऐड करने का। दूसरा है हाउ कैन यू इंसर्ट अ शीट फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट। कैन यू इंसर्ट न्यू शीट, यस। तो अगर आपको किसी दूसरी फाइल के अंदर से शीट उठानी है
तो मान लीजिए आपने इंसर्ट पे गए, यहाँ पे फ्रॉम फाइल ऑप्शन है, ब्राउज करा लीजिए यहाँ से फाइल को, और किसी दूसरी फाइल के अंदर जितनी शीट्स होंगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, और उसकी जो भी शीट आपको ऐड करनी है उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी वो शीट ऐड हो जाएगी। हाउ कैन यू रीनेम? तो राइट क्लिक करना है किसी भी शीट पर, रीनेम शीट ऑप्शन मिलेगा, वहां से नाम चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू क्रिएट रेफरेंस विद माउस एंड कीबोर्ड? वैसे तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा लगता है पढ़ने में, लेकिन बहुत ईजी है। बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको जो विंडो है वो ऐसी नजर आती है कैल्क की, तो ये इक्वल का साइन नजर आएगा। आपको क्या करना है, रेफरेंस बनाना है। रेफरेंस का मतलब है लिंक करना है। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब है किसी दूसरी शीट के अंदर अगर कोई डेटा है और उसे आप किसी तीसरी शीट पर देखना चाहते हैं, तो उस शीट पर जाना है, जिस सेल पर क्लिक करना है कर दीजिए, और उसके बाद इक्वल के इस बटन पर, आइकन पर क्लिक करना है। देखिए, क्लिक ऑन द इक्वल आइकन नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार। तो ये फॉर्मूला बार के पास में जो ये इक्वल आइकन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में शीट टैब पर जाना है, और कौन सी शीट से डेटा उठाना है उस शीट के उस सेल पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में जो ग्रीन चेक मार्क है ये वाला, ये चेक मार्क बना आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है और आप फिनिश करेंगे तो ये आपका माउस के थ्रू रेफरेंस डन हो जाएगा। कीबोर्ड के थ्रू करना है तो सिंपल आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए उस फाइल का एड्रेस, और उसके बाद में डॉट जो लगाना है और उस सेल का एड्रेस लिख देना है। तो ये कीबोर्ड के थ्रू है और ये माउस के थ्रू है। प्रैक्टिकल देखना है तो यहाँ पर नीचे लिंक है, वहां से आप जा सकते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस होता है? तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव और मिक्स्ड, ये रेफरेंसिंग तो हमने कैल्क में पिछली साल में 9th क्लास में पढ़ी है, लेकिन इस बार हाइपरलिंक की बात करें तो क्या डिफरेंस है? एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अगर टारगेट मूव हो चुका है तो जो एब्सोल्यूट लिंक है वो स्टॉप कर देगा, अपना काम करना बंद कर देगा, जबकि अ रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। और अगर उनकी लोकेशंस चेंज होती है तो रिलेटिव के अंदर वो काम करेगा, लेकिन अगर लोकेशन ओरिजिनल लोकेशन बदल गई तो वो स्टॉप करेगा। तो कंफ्यूज मत होना, अभी मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूं इस डेफिनेशन को। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि आपने लिंकिंग सेट की और वो फिक्स हो गई, तो ये एब्सोल्यूट हो गया, यानी कि भाई आपने इस सेल के साथ में किसी दूसरी शीट को रिलेट कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये आपने लिंकिंग क्रिएट कर दी। लेकिन अगर वो टारगेट वहां से मूव हो गया, हट गया, डिलीट हो गई फाइल, तो क्या होगा? एब्सोल्यूट लिंक क्या करेगा? वर्किंग को स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर वहां पे कोई और फाइल मिल गई तो रिलेटिव लिंक उसको काम करता रहेगा। रिलेटिव लिंक कब बंद करेगा? जब टारगेट लोकेशन भी चेंज हो जाएगी और जिसके साथ में कनेक्टिविटी करनी है वो फाइल भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे एक एग्जांपल भी दिया, इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर, एक ही फोल्डर के अंदर दो फाइल हैं और वो आपस में लिंक की हुई हैं, एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन, आपने पूरा फोल्डर उठा के किसी दूसरी लोकेशन पर डाल दिया, तो आ रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक। मान लीजिए डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर दो कैल्क की फाइल है, और ये दोनों फाइल, आपने दोनों फाइलों को नहीं छेड़ा, आपने उस फोल्डर को उठा के डी की जगह ई ड्राइव में डाल दिया, तो रिलेटिव लिंक क्या करेगा? काम करता रहेगा। जबकि एब्सोल्यूट लिंक क्या काम करेगा? उसको तो डी की लोकेशन ही चाहिए, तो वो स्टॉप वर्किंग कर देगा। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। टू चेंज द वे ट्रिपल ओ यानी कि ओपन ऑफिस ओआरजी में अगर आपको ये सिर्फ सेटिंग चेंज करनी है तो आप टूल मेन्यू के ऑप्शन में जाके लोड के अंदर जा सकते हैं और जनरल ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इन यूआरएल्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस आपकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंकिंग का। इसका प्रैक्टिकल वीडियो आप यहां से लिंक से जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, लिस्ट द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन लिंकिंग HTML टेबल्स टू कैल्क वर्कशीट। एक्सटर्नल डेटा क्या है कि किसी भी दूसरे डेटा सोर्स की हेल्प से अगर आप अपना डेटा अपनी कैल्क की वर्कशीट में लाना चाहते हैं तो आप कैसे ला सकते हैं? तो सिंपल स्टेप है, इंसर्ट पे जाना है, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करना है, और जिस भी वेब पेज से कोई टेबल आपको उठानी है तो उस वेब पेज का जो URL है वो आप यहाँ टाइप करेंगे, और उसमें जितनी टेबल्स होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अवेलेबल, और जो भी लिस्ट आपको ऐड करनी है सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो इस तरीके से ये जो एक एग्जाम्पल भी हो गया है कि HTML की टेबल को उठाने का काम कैसे कर सकता है आपकी कैल्क वर्कशीट, या एक एक्सटर्नल डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अपनी वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू लिंक टू रजिस्टर डेटा सोर्स। तो रजिस्टर डेटा सोर्स होते हैं लाइक आपका ओपन ऑफिस बेस की फाइल है, माई SQL की फाइल है, तो ये रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, MS एक्सेस की फाइल है, इनको अगर यूज करना है तो कैसे करेंगे? तो टूल ऑप्शन है, ओपन ऑफिस बेस है, डेटाबेसेस में जाके आप डेटाबेस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन कौन से रजिस्टर्ड डेटाबेस हैं और उनके थ्रू आप डेटा
यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अपनी कैल्क वर्कशीट में। प्रैक्टिकली देखना है तो आप इन प्रैक्टिकल वाले लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकली लिखे हैं आपके लिए आंसर, इनका प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं। सेशन 3, शेयरिंग वर्कशीट डेटा। हाउ कैन सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। किसी भी स्प्रेडशीट को शेयरेबल बनाना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए टूल पर जाना है और शेयर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप उसे एक्टिवेट करेंगे तो कोलैबोरेशन फीचर ऑन हो जाएगा और आपकी जो फाइल है वो शेयरेबल फाइल बन जाएगी। यहाँ पर ये शेयर स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। What are the features that are known to be disabled in a spreadsheet? जब आप स्प्रेडशीट को शेयरेबल बना देते हैं तो कुछ फीचर्स डिसेबल हो जाती हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो डिसेबल हो जाते हैं, जैसे एडिट में चेंजेस ऑप्शन नहीं मिलेगा, एडिट में कंपेयर डॉक्यूमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी एक लिस्ट है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो आप इसको भी अपने नॉलेज में ले सकते हैं कि किस तरीके से जब आप शेयर्ड वर्कशीट बनाते हैं तो ये चीजें डिसेबल हो जाती हैं। एक्सप्लेन द सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। और एक स्प्रेडशीट को सेव करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, कई बार कुछ एरर आ जाती है, तो वो कौन सी एरर हो सकती है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, और सेव करते वक्त किस तरीके का मैसेज आता है वो भी आपके लिए यहाँ पर मेंशन्ड है। प्रैक्टिकली देखना है तो फुल एक्सप्लेनेशन पे आप यहाँ वीडियो पे जाकर क्लिक करके प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड चेंजेस। तो जो भी किसी शेयर्ड फाइल पर किसी दूसरे पर्सन ने कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस अगर आपको देखने हैं तो लुकिंग ओवर द वैल्यू, व्यूइंग चेंजेस, एडिंग कमेंट्स और ऐड अ कमेंट, इनके थ्रू आप अपने चेंजेस को देख सकते हैं। और ऐसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के क्या स्टेप होंगे अगर प्रैक्टिकली देखना है तो ये लिंक यहाँ पर हमने गिवन किया हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट। कमेंट ऐड क्यों करते हैं, ताकि आप वहां पे डिस्क्राइब कर सकें कि भाई आपने ये चेंज किए हैं और इस चेंज के बारे में आपने ऐसे क्यों किया, उसके बारे में एक ब्रीफ देने के लिए कमेंट यूज करते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, एडिट मेन्यू में चेंजेस के अंदर कमेंट ऑप्शन है, वहां से आप अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ कमेंट टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करके कमेंट आपकी फिक्स हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंज। तो आप एडमिन हैं और आपने एक फाइल बनाई और आपने 5 यूजर को उस पर काम करने के लिए कहा। तो पहले यूजर ने कुछ चेंजेस किए, आपको उसके चेंजेस समझ में नहीं आए, उसको लगा कि आपको नहीं करने, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं और अदरवाइज एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो अभी जो आपकी मेन फाइल है उसमें चेंजेस नहीं हुए, उन्होंने चेंजेस के लिए एक कंडीशंस डाल के रखी हुई है, अभी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना आपके हाथ में है। व्हाट डू यू मीन बाय मर्जिंग वर्कशीट। कई बार जब मल्टीपल चेंजेस होते हैं और अलग अलग लोग एक जैसे चेंजेस डालते हैं तो सबका चेंज एक साथ देखना, उसके लिए मर्ज वर्कशीट का यूज करते हैं, ताकि सबने जो जो रिक्वेस्ट डाली है, जो जो उनमें उन्होंने चेंजेस किए हैं, उनको इकट्ठा देखने का ऑप्शन है मर्ज डॉक्यूमेंट। व्हाट आर द स्टेप्स टू कंपेयर डॉक्यूमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि जब चेंजेस हो जाते हैं किसी स्प्रेडशीट के अंदर और आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि एक्चुअल शीट क्या थी और जो अभी नई बनकर आई है उसके में क्या है। तो यहाँ पर एडिट मेन्यू में कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है जो आपको हेल्प करता है कंपेयर विद द ओरिजिनल वर्कशीट, आपकी ओरिजिनल वर्कशीट में क्या था और चेंज होने के बाद क्या हुआ है। तो ये स्टेप्स क्या है उसके लिए स्टेप दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल के लिए ये वीडियो लिंक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेशन 4, क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। तो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो मैक्रो की डेफिनेशन यहाँ पर सिंपल है कि ये कुछ कमांड सीक्वेंस को सेविंग है और उनको बार बार यूज करने के लिए, जब आप किसी फंक्शन को बार बार यूज करना चाहते हैं, कोई टास्क है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए आप मैक्रो यूज करते हैं। तो मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसके लिए मैक्रो यूज होता है, आपके एक एक स्टेप को ये रिकॉर्ड करता है और फिर उसको फॉलो करके रिपीट करता रहता है। आप एक मैक्रो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टेप दे दिए हैं, एक एग्जाम्पल भी दे करके चले हैं। प्रैक्टिकली देखना है तो इन लिंक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है कि जब आप अपने कैल्क की वर्कशीट के अंदर डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं तो मैक्रो की हेल्प से भी आप इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। A to Z ऑप्शन आता है तो उसका यूज करेंगे तो आपका जो डेटा है वो कैल्क का शॉर्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए जो प्रैक्टिकल देखना है तो आप इन लिंक्स का यूज कर सकते हैं। तो 17 पेजेस में ये हमने जो ओपन ऑफिस कैल्क को लेकर के यूनिट 2 आपकी बनी है क्लास 10th IT 402 के लिए, तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इस PDF का जो लिंक है वो हमारे ब्लॉग पर आपको मिलेगा और उसका ब्लॉग का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप सीधे सीधे इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको ये डॉक्यूमेंट कैसा लगा, आपके ये कितने काम आया, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए प्रॉपर सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप ही हमें बता सकते हैं। सो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा
और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।